आज हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। आज का पहला प्रश्न है, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन की संरचनात्मक समूहों की संख्या बतानी है। ब्यूटेन जिसका सूत्र होता है C4H10, पेंटेन C5H12 और हेक्सेन C6H14, ये इनका अणुसूत्र होता है। ब्यूटेन के दो संरचनात्मक समूह भी होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन के तीन होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो। और हेक्सेन के पांच संरचनात्मक समूह भी होते हैं। तो 2, 3 और 4। संरचनात्मक समूह का मतलब होता है जिनकी संरचना जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन सूत्र जो है वो क्या हो, समान हो। जैसे कि हेक्सेन के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन जो हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये कार्बन यहाँ पे ना होकर ये कार्बन यहाँ पे हो तो दूसरी संरचना बन जाएगी, ये होगी दो संरचनाएं। हो सकता है कि यहाँ पे ना होकर ये यहाँ पे ना होकर इस वाले कार्बन पर हो तो ये तीसरी संरचना हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ पर ना होकर ये यहाँ पर हो जाए, ये कार्बन इधर ऊपर की तरफ हो जाए तो ये चौथी संरचना हो गई, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला कार्बन यहाँ पर ना होकर इस वाले कार्बन पर हो सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 अलग अलग प्रकार की संरचनाएं प्राप्त, सॉरी 5 अलग अलग प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो साइक्लोहेक्सेन से प्राप्त होती हैं। तो इसके 6 समूह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हेक्सेन के समूह यहाँ देख लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन है, फिर है मेथिल हेक्सेन, सेकंड नंबर वाले कार्बन पर मेथिल समूह जोड़ दिया, फिर सेकंड और थर्ड दोनों पे जोड़ दिया, फिर आपने यहाँ पे सेकंड के ऊपर ही दोनों कार्बन परमाणु ऊपर और नीचे जोड़ दिए, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपने ये समूह जोड़ दिया, मेथिल समूह। अगला प्रश्न है आज का, जल गैस, वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया जाए तो उसे वाटर गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन गैस को मिक्स किया जाए तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोक्सिलीकरण द्वारा प्रोपेन के विरचन के लिए अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी। विकार्बोक्सिलीकरण के द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर हमें हमेशा ऐसी एल्केन प्राप्त होती है जिसके अंदर एक कार्बन कम होता है, तो हमें इस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेना पड़ेगा जिसमें इससे ज़्यादा कार्बन हो, इससे एक कार्बन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ब्यूटेन वाला यानी 4 कार्बन वाला आपको क्या लेना पड़ेगा? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना पड़ेगा। तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पर 5 कार्बन है। तो इस प्रकार हम ये 4 कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर हमेशा हमें क्या प्राप्त होती है? एक कार्बन कम वाली एल्केन प्राप्त होती है। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया जो है वो सोडा लाइम की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? सोडा लाइम की उपस्थिति के अंदर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न, एल्केनों के हेलोजन के साथ क्रियाशीलता की दर निम्न में से किस हेलोजन के साथ उच्चतम होती है? एल्केन की हेलोजन के साथ क्रियाशीलता जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हेलोजन जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा एल्केनों के साथ क्रिया करता है। लेकिन अगर आपसे कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो SN1 और SN2 क्रिया के लिए क्रियाशील होता है तो उसमें होता है HI, आयोडीन। कौन होता है? आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? SN1 और SN2 के लिए। और एल्केनों के हेलोजनीकरण अभिक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील हेलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। नेक्स्ट बात करते हैं, किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से प्रोपेन 2 तथा मैथेनल बनता है? प्रोपेन 2 तथा मैथेनल बनता है, यानी एक तो कीटोन प्राप्त हो रहा है, एक क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और कीटोन और एल्डिहाइड तभी प्राप्त होगा जब वो 2 डिग्री एल्कीन हो। कौन सी हो? 2 डिग्री एल्कीन हो, यानी एक ऐसी एल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कोई 2 कार्बन जुड़े हुए हो, ऐसी एल्कीन आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो ब्यूटेन के अंदर तो सीधा कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके साथ एक कार्बन जुड़ा रहता है, तो ये नहीं हो सकती। प्रोपेन के अंदर भी सेम यही होता है। थर्ड, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? एक 2 डिग्री कार्बन मिलेगा, द्वितीय कार्बन मिलेगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में 2 और कार्बन परमाणु जुड़े होंगे। तो इसकी संरचना बनाते हैं, देखिए। तो प्रोपवनिन का मतलब 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें 2 पर क्या लगा रखा है? मेथिल, यानी यहाँ पर क्या जोड़ रखा है? मेथिल समूह जोड़ रखा है, CH3 जोड़ रखा है। ये भी CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे बंध बना हुआ है। तो ये 2 डिग्री क्या हो गया? कार्बन हो गया, जिसमें इधर भी कार्बन है, इधर भी क्या है? कार्बन है। अगर यहाँ पे ओजोनी अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? ओजोनी अपघटन करवाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है? इधर एक तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इधर आपको एक क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अगली अभिक्रिया है, एक प्रोपाइन है, क्या है ये? प्रोपाइन का जल अपघटन करवा रहे हैं Hg की उपस्थिति में, अम्लगमिक हाइड्रोजन की उपस्थिति में, अम्लगमिक हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में इसका क्या करा रहे हैं? जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। अगर इसके स्थान पर केवल और केवल इसमें इस रिएक्शन क्या होता है कि देखिए CH3 है, इसके साथ में C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है और इधर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और इसके ऊपर क्या जाता है? प्लस। फिर इसका अभिक्रिया जल के साथ होती है, जल के अंदर होती है H+ और OH- आयन। तो जो H+ आयन है वो यहाँ पे जुड़ जाता है और OH- आयन जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। उसके बाद में H+ और OH- यहाँ पे जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, यानी एक बंद क्या हो गया? टूट गया यहाँ से। सिर्फ अब कितने बंद बचते हैं? यहाँ पे 2 बंद बचते हैं, एक ये और एक ये। फिर ये वाला बंद वापस से टूटता है और वापस से टूटकर यहाँ पर क्या जाता है? माइनस, और इधर वापस से क्या जाता है? प्लस आ जाता है। तो इस प्लस को कवर करने के लिए यहाँ से जो ये हाइड्रोजन परमाणु है वो हट जाता है, H+ के रूप में वहाँ से हट जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाता है? माइनस, और ये माइनस यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देता है और इस तरह से इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है, सॉरी प्लस जो है वो क्या हो जाता है? हट जाता है और इस वाले कार्बन पर ये जो H+ आयन यहाँ से हटा था वो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस तरह से इस खाली कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। CH3 हो जाता है, इधर भी CH3 और बीच में क्या बन जाता है? C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर इसकी जगह पर क्या होता? केवल और केवल एथाइन होता। केवल और केवल क्या होता? एथाइन, CH और CH, एथाइन होता। तो इधर ये इलेक्ट्रॉन जाता, इस कार्बन के ऊपर क्या जाता? माइनस आ जाता और इसके साथ इसके ऊपर आ जाता प्लस। तो इस माइनस के साथ H+ आयन आके जुड़ जाता, तो ये माइनस क्या हो जाता? खत्म हो जाता और इसके साथ OH आयन जुड़ा तो ये प्लस भी क्या हो जाता? खत्म हो जाता। तो ये माइनस और प्लस खत्म हो गया, एक बंद यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया, एक बंद यहाँ से गायब हो गया।
अब यहाँ पे क्या होता है, वापस ये बंद टूटता है, इधर क्या जाता है माइनस, इधर क्या जाता है प्लस। इस प्लस को खत्म करने के लिए, इस प्लस को खत्म करने के लिए यहाँ से H जो है हाइड्रोजन जो है वो प्लस के रूप में यहाँ से हट जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाता है माइनस, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और इसका ये माइनस प्लस जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये प्लस इसका खत्म हो गया। यहाँ से जो H प्लस साइन निकलता है, जो इसके ऊपर माइनस आया था इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जो माइनस था, इस माइनस आके H प्लस साइन जुड़ जाता है। तो इसका ये जो माइनस है वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है और यहाँ पर आकर ये जो H प्लस साइन है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड बचता है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो इस तरह से ये एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर क्या होता, अगर यहाँ पे केवल और केवल क्या होती, एथाइन होती, तो अगर एथाइन है तो यहाँ पे एथाइन है तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर यहाँ पे एथाइन के अलावा अदर कोई भी अन्य कोई भी क्या है एल्काइन है और उसका जल परिणाम करवा रहे हो अम्लगमित हाइड्रोजन आयन के साथ, तो वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होता है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, एक एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अपचय के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का C डबल बॉन्ड O समूह जो है वो CH2 के अंदर अपचयित हो जाता है। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O समूह है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और इसकी जगह के जुड़ जाएंगे दो हाइड्रोजन को मिलाकर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, ZnH अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में, अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का अम्लगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो वहाँ पे क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करें, एक क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, एक एल्डिहाइड दे रखा है, उसके अम्लगमित जिंक के साथ सांद्र HCl की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक एल्कीन प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, एल्कीन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आके इस वाले ऑक्सीजन पर दो हाइड्रोजन आके यहाँ पे ये दो बंद टूट जाते हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन हट जाता है और H2 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, H2O प्राप्त। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लीमेंसन अपचयन। कौन सी अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। निम्न में से किसका सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। किसका सोडियम लवण जो है वो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण जो है वो सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से एक कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एक कार्बन कम वाली एल्केन इस अभिक्रिया के अंदर अपने को प्राप्त होती है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण, और इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक वे होते हैं जो हैकेल के नियम का पालन करते हैं, हैकेल के नियम का पालन करते हैं, जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n का मतलब होता है रिंग्स, रिंग क्या होता है, रिंग्स, बेंजीन वलय रिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अंदर घूमने चाहिए, पूर्ण रूप से अंदर क्या होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए। अनुनाद होना चाहिए मतलब कि यहाँ पर पाई सिग्मा पाई एक कॉन्जुगेशन सिस्टम उपस्थित होना चाहिए। एक कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब पाई सिग्मा पाई का एक सिस्टम होना चाहिए, या फिर पाई सिग्मा प्लस होना चाहिए, या पाई सिग्मा साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, विस्थानीकरण होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो एटम है उसको चेक करते हैं। पहले एटम की संरचना कुछ इस प्रकार दे रखी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं है, और बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होने के कारण इनके अंदर कितने 4n+2 यानी n का मान 0 है, 4 गुना 0+2 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी एक बंद उपस्थित है इसके अंदर। कितना, एक बंद उपस्थित है। ओके, नेक्स्ट इसमें पाई बंद है, फिर सिग्मा बंद है, ये सिग्मा बंद है और इधर प्लस आ रहा है, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम भी बन रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक यौगिक उपस्थित है। यहाँ पर अपने को 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक भी बेंजीन की रिंग नहीं है, एक बेंजीन की रिंग नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे 4 है तो ये नहीं हो सकता एरोमेटिक यौगिक। इसके अंदर अपने को एक रिंग प्राप्त हो रही है। कितनी रिंग प्राप्त हो रही है, एक रिंग प्राप्त हो रही है। तो एक बेंजीन की रिंग है यानी कि एक रिंग अपने को मिल रही है। तो इस रिंग के अंदर अपने को कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस रिंग के अंदर अपने को 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने चाहिए। तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अपने को मिल रहे हैं। लेकिन यानी कि इसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरह की है। 6 कार्बन वाली एक रिंग होनी चाहिए, यहाँ पे 6 कार्बन वाली या 6 से ज़्यादा कार्बन वाली यहाँ पे रिंग तो बनी हुई है। कुछ इस तरह की रिंग है, थोड़ी ढंग से बनाते भाई। ये हो गई, ये रिंग हो गई। इस रिंग के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ पाई है, ठीक है। फिर वापस पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहाँ पाई सिग्मा और फिर सिग्मा आ गया, तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं हो रहा है। सेम इसमें भी वही हो रहा है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार की एरोमेटिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो कुछ 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक यहाँ पे दे रखे हैं जो कि क्या है, एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से विस्थानीकरण हो रहा है। इसके अंदर भी 6 हैं, तो दो इस बंद में, 2 इधर वाले बंद में, और 2 जो है इस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे भी सेम है, लोन पेयर के रूप में उपस्थित है। यहाँ पे भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर उपस्थित है और इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण हो रहा है। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है टोटली, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। नेप्थलीन का सूत्र है ये एंथ्रासीन का सूत्र है। इसके अंदर 3 रिंग है, तो 3 रिंग है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नेक्स्ट है नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति। नाइट्रोनियम आयन की जो उत्पत्ति है में नाइट्रिक अम्ल किसकी भांति व्यवहार करता है। नाइट्रोनियम आयन जब उत्पन्न होता है, नाइट्रोनियम आयन HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। इसके अंदर से जब OH- आयन निकलता है तो पीछे NO2+ आयन बचता है। कौन सा आयन बचता है, NO2+ आयन। तो यहाँ पर OH- आयन निकल रहा है। OH- आयन जो है वो क्षार देते हैं। कौन देते हैं, क्षार। तो ये एक क्षारक की भांति यहाँ पे व्यवहार करता है। नाइट्रोनियम आयन में की उत्पत्ति में जो नाइट्रिक अम्ल है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्षार की भांति व्यवहार करता है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया के अंदर, कौन सी अभिक्रिया के अंदर, नाइट्रीकरण अभिक्रिया के अंदर, नाइट्रीकरण अभिक्रिया के अंदर एरोमेटिक यौगिक
या बेंजीन की बिक्रिया नाइट्रिक करण मिश्रण HNO3 के साथ कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ESR रिएक्शन। ESR जिनके अंदर बेंजीन की क्या होती है, रिंग उपस्थित होती है, उनके अंदर होती है। तो नाइट्रिक अम्ल एक क्षार की भांति व्यवहार यहाँ पे करता है, तो यहाँ पर NO2+ आयन बनता है और OH- आयन इसमें से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर गठन किया जाता है तो कौन सी स्पीशीज कैथोड पर मुक्त होती है? जब सोडियम एसिटेट का क्या करते हैं, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो यहाँ पर कैथोड जो होता है वो क्या होता है, माइनस वाला सिरा, बैटरी का माइनस वाला सिरा जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड। और कैथोड पर धनावेश निकलेगा, कौन सा आवेश निकलेगा, धनावेश। हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कॉल्बी विद्युत अपघटन कौन सी बिक्रिया होती है, कॉल्बी विद्युत अपघटन होती है सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एल्केन प्राप्त होती है। एल्केन प्राप्त होती है एनोड पर, इसके ऊपर एनोड पर तो क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। एनोड पर तो क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है। लेकिन एनोड पर एल्केन, लेकिन कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस विधि से मेथेन नहीं बनाई जा सकती। पूछा जा सकता है कि कौन सी विधि के द्वारा मेथेन नहीं बनाई जा सकती, कॉल्बी विद्युत अपघटन के द्वारा। कॉल्बी विद्युत अपघटन के अंदर क्या होता है, सोडियम एसिटेट के जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न एक आपको क्या दे रखा है, यौगिक दे रखा है जिसका नाम है हेक्सेन। इस हेक्सेन का क्रोमियम ऑक्साइड और वैनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करवाया जा रहा है, विहाइड्रोजनीकरण करवाया जा रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, एरोमेटिकीकरण अभिक्रिया होती है। क्रोमियम ऑक्साइड और वैनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होती है, एरोमेटिकीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें नॉर्मल हेक्सेन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस विधि को बर्थ-लोट विधि के नाम से जाना जाता है। सामान्य जो बेंजीन है, सामान्य जो हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, वो वैनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, वैनेडियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, बेंजीन के अंदर बदल जाता है। अगर यहाँ पे ब्यूटेन लेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन लेंगे तो वहाँ पर बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। नीचे दिया गया यौगिक कौन सा यौगिक एरोमेटिकीकरण नहीं दर्शाता है, एरोमेटिक यौगिक नहीं है जिसके अंदर पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो तो वो तो एरोमेटिकीकरण यौगिक होगा। अगर बेंजीन की रिंग नहीं है, बेंजीन की रिंग नहीं है, 6 कार्बन वाली रिंग नहीं है तो वहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। कितना होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतया इसमें क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है। ये तो बेंजीन की रिंग बनी हुई है तो तीनों साइड यहाँ पे इधर इधर और इधर तीनों साइड में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का पूर्णतया विस्थानीकरण होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन का पूर्णतया विस्थानीकरण होता है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पूर्णतया विस्थानीकरण नहीं हो रहा है। पाई यहाँ पे सिग्मा है लेकिन आगे क्या है, कोई भी प्लस माइनस या लोन पेयर उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है बेंजीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एरोनियम आयन, कौन सा है, एरोनियम आयन जो होता है, उस एरोनियम आयन के अंदर एक कार्बन परमाणु जो है वो क्या होता है, sp3 संकरित होता है। कौन सा, एक कार्बन परमाणु। कितना कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु। एरोनियम आयन का मतलब है बेंजीन के ऊपर यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, प्लस, और इस जगह पे क्या बन जाता है, माइनस। तो ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन sp3 संकरित होता है। एक कार्बन क्या होता है, sp3 संकरित होता है। इसका संकरण भी क्या होता है, sp2 होता है। इसका संकरण भी sp2 होता है। इसका संकरण भी क्या होता है, sp2 होता है। इसका संकरण भी sp2 होता है। लेकिन इस वाले कार्बन का संकरण जो है वो क्या होता है, sp3 होता है। एक कार्बन का संकरण sp3 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पराबैंगनी प्रकाश में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो गैमेक्सिन बनता है। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो गैमेक्सिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, गैमेक्सिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गैमेक्सिन प्राप्त हो रहा है। तो एक प्रकार से ये क्या है, एक योगज एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन है, योगज अभिक्रिया है। एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो गैमेक्सिन का निर्माण होता है। गैमेक्सिन का अर्थ होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। गैमेक्सिन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC या 666 या C6H6 और Cl6 होता है। यानी यहाँ पे हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CH3 यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, तृतीयक कार्बन है। यानी यहाँ पे 3 CH3 समूह कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इसका KMnO4 की उपस्थिति में क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। तो ऑक्सीकरण करवाने पर यहाँ पे क्या होता है, एक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। सामान्यतः एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्केन KMnO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के अंदर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। सामान्य एल्केनों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, एल्केन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन एक 3 डिग्री कार्बन हो और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो वो KMnO4 की उपस्थिति में अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो भी 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में कराई जा रही है तो गैमेक्सिन BHC का निर्माण होता है, BHC। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, एरोमेटिक यौगिक है क्योंकि इसमें पाई बंद है, फिर सिग्मा बंद है और फिर यहाँ पे धनावेश उपस्थित है। बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की फिनॉल के साथ अभिक्रिया, फिनॉल यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग आ रही है तो ESR रिएक्शन होगी। कौन सी, ESR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एल्काइन है, उस एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ उसका अपचयन करवाया जा रहा है PD और BSO4 की उपस्थिति में, और एक उसकी अभिक्रिया मतलब द्रव अमोनिया के साथ सोडियम के साथ करवाई जा रही है। तो पहली कंडीशन के अंदर PD BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जब एल्काइन की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को वहाँ पे सिस एल्कीन प्राप्त होती है, और अम्लगमित द्रव अमोनिया के साथ, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम के साथ करवाते हैं तो ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है, सिस और ट्रांस एल्कीन यहाँ पे प्राप्त होती है। पहले जो रिएक्शन है वो लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। PD और BSO4 जो है वो एक लिंडलार उत्प्रेरक होता है, उसकी उपस्थिति में कराने पर सिस एल्कीन और द्रव अमोनिया के साथ धातु की उपस्थिति में कराते हैं तो ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक नहीं है, एरोमेटिक यौगिक नहीं है। नेक्स्ट हैकेल के नियम के अनुसार एंथ्रासिन, एंथ्रासिन क्या होता है जिसके अंदर 3 रिंग्स होती हैं। बेंजीन की कितनी रिंग्स होती है, 3 रिंग्स होती हैं। उस 3 रिंग्स के अंदर कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 7 पाई बंद उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है, HBr का योग करना है। किसका योग करना है, HBr का योग करना है। ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के साथ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रखा है, उसमें NaCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पर एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है, फ्रेडल क्रॉप एल्किलीकरण अभिक्रिया होती है। एल्किल समूह जो है वो बेंजीन वाले से जुड़ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एरोमेटिक स्पीसीज नहीं है, एरोमेटिक स्पीसीज ये वाली स्पीसीज एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट है
उपरोक्त अभिक्रिया को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करना कृष्ण अपचयन अभिक्रिया के अंदर होता है। बिल्कुल कृष्ण अपचयन के अंदर होता है। क्लेमेंसन अपचयन के अंदर क्या होता था? जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अमलगमी जिंक के साथ अपचयन करवाया जाता तो वो क्लेमेंसन अपचयन थी। वुड्स अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है वुड्स ऑपरेटिंग अभिक्रिया। वोल्ट कृष्ण अपचयन के अंदर हाइड्रोजन की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर H2 बाहर निकलता है। दो जो नाइट्रोजन है वो सीधे एमीन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उसका नाइट्रोजन उसमें से बाहर निकल जाती है और सीधे हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार अपचयन हो जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन का स्थायी संरूपण है। नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे ज़्यादा स्थायी स्टेबल जो संरूपण है वो एंटी ग्रुप होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एंटी ग्रुप। नॉर्मल ब्यूटेन के संरूपण युग्मों में प्रतिबिंब रूप दोनों गॉस ग्रुप होते हैं। दोनों प्रतिबिंब रूप जो होते हैं वो कौन से होते हैं? गॉस ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एंटी और गॉस ग्रुप में ऊर्जा का जो अंतर है वो 0.8 कैलोरी केल्विन प्रति मोल होता है। दृश्य और सांद्रिक रूप के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना 2.8 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम लवण को मतलब सोडा लाइन के साथ गर्म करेंगे? सोडा लाइन के साथ गर्म करेंगे तो एक कार्बन कम युक्त एल्केन प्राप्त होती है। तो प्रोपेन से ज़्यादा 4 कार्बन वाला ब्यूटेनिक एसिड का क्या होना चाहिए? सोडियम लवण होना चाहिए। ओजोन अपीडन से कीटोनों कमीशन के लिए दोनों जो एल्किन के जो दो कार्बन दोनों कार्बन के साथ क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन जुड़े होने चाहिए। दोनों कार्बन जो है 2 डिग्री होने चाहिए, 2 डिग्री वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जो है कार्बन 2 डिग्री वाले हैं, यहाँ पर भी दोनों कार्बन जो है 2 डिग्री वाले हैं। तो ये दोनों होने चाहिए C और D। नेक्स्ट बात करते हैं इस अभिक्रिया के अंदर KMnO4 और H+ की उपस्थिति में करवा रहे हैं एल्काइन है। एल्काइन की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। KMnO4 की उपस्थिति में कीटोन जो है एल्किन जो है वो कीटोन और अल्कोहलिक अम्लों के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंदर अपचयित हो जाते हैं। कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ब्यूटीन का करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। एल्किन की ठंडे जलीय विलयन में ऑक्सीकृत करते हैं, बेयर विलयन के अंदर ऑक्सीकृत करते हैं तो ग्लाइकॉल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होती है। KMnO4 ले लिया तो और सांद्र ले लिया अम्लीय KMnO4 ले लिया तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ऊपर दी गई रिएक्शन है, इसमें HBr का योग करा रही है, पर ऑक्साइड है तो ये मुक्त मूलक एडिशन रिएक्शन होगी। मुक्त मूलक एडिशन रिएक्शन होगी एंटी मार्कोनिक रूल्स के हिसाब से। यहाँ पर निर्जलीय एलसीएल की उपस्थिति में बेंजीन का क्या करवाया जा रहा है? फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया हो रही है। फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया इसमें निर्जलीय एलसीएल जो है लुईस एसिड की भांति काम करता है। लुईस एसिड की भांति काम करता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिलीन की अभिक्रिया कराई जाती है। एसिटिल क्लोराइड उस एल्किन का नाम बताइए जिसके ओजोनिक प्रेजेंस एसीटोन मतलब कीटोन। एक कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम एक ऐसी एल्किन चाहिए जो 2 डिग्री हो। 2 डिग्री एल्किन चाहिए। जब आप मीथेन का पूर्ण दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वाले की मेटा स्थिति पर निर्देशित करता है? मेटा स्थिति पर निर्देशित करने वाला समूह कौन सा? CO R। ये समूह और ये समूह तीनों समूह जो है वो ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। ऑर्थो या पैरा निर्देशित समूह होते हैं। बाकी जो CO R समूह जो है वो कौन सा होता है? मेटा निर्देशित होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ये सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। लेकिन ये वाला जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जो समूह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो जो समूह है वो क्या करते हैं? मेटा निर्देशित समूह होते हैं। मेटा निर्देशित समूह होते हैं। अब मेटा निर्देशित समूह की पहचान कैसे करेंगे? जो भी फर्स्ट एटम है उस फर्स्ट एटम के बाद वाला जो एटम है वो नाइट्रोजन हो या फिर क्या हो? ऑक्सीजन हो। नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो तो वो एक मेटा निर्देशित समूह होता है। अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होना चाहिए। अधिक विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए। नीचे आपको क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। जैसे क्वथनांकों का जो बढ़ता क्रम है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे श्रृंखला बढ़ती है, चेन बढ़ती है, श्रृंखला बढ़ती है, वैसे जो क्वथनांक है वो क्या होते घटते जाते हैं। शाखाओं के बढ़ने से क्वथनांक में कमी होती है। तो जो शाखित एल्केन है उनके क्वथनांक अशाखित एल्केन की तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। सम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन के जो गलनांक होते हैं वो विषम कार्बन वाले परमाणु की एल्केन की तुलना में क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी सम वालों के जो जिनके अंदर सम संख्या में कार्बन होते हैं और जिनके अंदर विषम संख्या में कार्बन होते हैं दोनों के अंदर गलनांक और क्वथनांक की तुलना की जाए तो सम संख्या वाले जो एल्केन होते हैं उनके अंदर उनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं सम संख्या वालों के। मेथेन के पूर्ण दहन से आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। लेकिन मेथेन के अपूर्ण दहन से आपको कार्बन और जल प्राप्त होगा। कार्बन मिलेगा, कार्बन ब्लैक यहाँ पे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है उस एल्कीन के ओजोनीकरण के पश्चात जल जिंक से अभिक्रिया करने एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। ओजोनीकरण के लिए जल और जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। यहाँ पे कीटोन और एक एल्डिहाइड प्राप्त हो रहे हैं। 2 डिग्री एल्कीन होनी चाहिए। 2 डिग्री एल्कीन होनी चाहिए कीटोन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या करवाया जाता है? ओजोनीकरण करवाया जाता है। एल्कीन का ओजोनीकरण अपीडन करवाया जाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। एथाइन के ओजोनीकरण से क्या प्राप्त होता है? फॉर्मिक एसिड। बाकी कोई भी जो एल्कीन है उसके ओजोनीकरण से आपको कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। एल्कीन के ओजोनीकरण से अपने को क्या प्राप्त होते हैं? कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। लेकिन एल्काइन के ओजोनीकरण से अपने को क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो एल्काइन से ब्यूटाइन का करवाएंगे तो अपने को एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो एल्काइनों के ओजोनीकरण से अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होती है। एल्कीन के ओजोनीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एल्काइनों के ओजोनीकरण से अपने को क्या प्राप्त होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होती है। बेंजीन में प्रति कार्बन परमाणु बेंजीन के अंदर हर कार्बन परमाणु sp2 संकलित होता है। नीचे दी गई रिएक्शंस जो है वो क्या होगी? एक बेंजीन रिंग के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नीचे की रिएक्शंस दे रखी है। इस रिएक्शन के अंदर निर्जलीय एल्सीएल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो हट जाएंगे। हाइड्रोजन की जगह जाके कौन जुड़ जाएंगे? क्लोरीन परमाणु जाके जुड़ जाएंगे और इसको बोलते हैं ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। हेक्साक्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है इस अभिक्रिया में। यहाँ पर बेंजीन का क्या करवा रहे हैं? ओजोनीकरण करवा रहे हैं। बेंजीन का ओजोनीकरण करवाने पर यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होता है? बेंजीनोइड ग्लाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ग्लाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लाइऑक्साइड। हेकेल के नियम के अनुसार 4n+2 का इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेंजीन रिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक एथाइन है। एथाइन का क्या करवा रहे हैं? मैग्नीज एसिटेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। मैग्नीज एसिटेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर अपने को क्या मिलता है? एक एथाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनिक एसिड प्राप्त होता है। एल्केन का नियंत्रित ऑक्सीकरण करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नियंत्रित ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो एल्केनिक एसिड प्राप्त होते हैं।
मैथेन का दहन करवाया जा रहा है, मैथेन का दहन करवाया जाता है, कॉपर की उपस्थिति में दहन करवाया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर एक इसको एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है, कॉपर पेड़ की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो मैथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यदि इसी मैथेन की अभिक्रिया MnO2 MO2O3 की उपस्थिति में होती है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, अपने को एल्डिहाइड मैथेनॉल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, मैथेनॉल। और अगर इसकी अभिक्रिया इसके साथ कॉपर और 573 केल्विन पे हो तो एल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अमलगमित हाइड्रोजन आयन। अमलगमित हाइड्रोजन आयन के साथ इसका क्या करवा रहे हैं, जल गठन करवा रहे हैं। एक एल्काइन का जल गठन करवाने पर क्या प्राप्त होता है, अपने को कीटोन प्राप्त होता था, क्या प्राप्त होता था, कीटोन प्राप्त होता था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अधिकतर एथेन अणु स्वाभाविक रूप से निम्नलिखित में से किस संरूपण में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो एथेन के अणु हैं वो कौन से रूप में, सांतरिक रूप में पाए जाते हैं, सांतरिक रूप में पाए जाते हैं। सांतरिक रूप की ऊर्जा कम होती है और सबसे अधिक स्थायी होता है, वृश्चिक की तुलना में स्थायी होता है। निम्नलिखित में से किस समावयवता को एकल आबंध के घूर्णन से एक दूसरे में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। संरूपण समावयवता को एकल बंध के घूर्णन से संरूपण समावयवता को क्या किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे में अभिक्रिया कौन सा आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील होता है। आणविक सूत्र, ये जो सूत्र हैं वो हेक्सेन और हेक्सेन के 5 समवाय भी होते हैं। वुड्स अभिक्रिया और कॉल्बी विद्युत अपघटन का उपयोग करके हम मैथेन को नहीं बना सकते, कॉल्बी विद्युत अपघटन से क्या नहीं बना पाते, मैथेन को नहीं बना सकते। वुड्स अभिक्रिया के अंदर जो भी आप हेलोजन ले रहे हो उससे अपने को डबल कार्बन युक्त क्या प्राप्त होती है, एल्केन प्राप्त होती है, तो इससे हम मैथेन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि ये जो एल्किन और एल्काइन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करती है, बेंजीन वाले जो है वो इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है किस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरी सल्फेट के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, एल्काइन को अगर आप मर्क्यूरी सल्फेट के साथ तनु के साथ गर्म करने पर एल्काइन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। नीचे दिए गए बेंजीन के अंदर कौन से लक्षण, बेंजीन समतुल्य होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का पुनः स्थानीकरण होता है, हकल के नियम का पालन करता है, ये तीनों बातें सही हैं। चौथी बात गलत है, 133 पिकोमीटर न होकर कितनी होती है, कार्बन कार्बन के बीच में 139 पिकोमीटर होती है, तो डबल बॉन्ड के बीच में 134 पिकोमीटर की लंबाई उपस्थित होती है। थैंक यू। आज के लिए अपना चैप्टर खत्म हुआ। ये प्रश्न कर ले में आपके सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू।